Good afternoon, students. Myself, Dr. Sauradeep Bhattabel, Faculty of Biology, TUTED Institute. Today, we will discuss about human respiration. इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चंस नीट में आता है, तो हम लोग फोकस करेंगे कि कौन कौन सा मेन टॉपिक है और उस टॉपिक रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक कोर चैप्टर है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो पहले शुरू करते हैं, चलो ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में पहला जो चीज़ जानना है हम लोगों को कि रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है नोज से। तो नोज को हम लोग बोल सकते हैं नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में जो चीज़ हम लोगों को देखना है कि दो चीज़ से नेजल कैविटी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नेजल एपिथेलियम एंड सेकेंड वर्ड इज नेजल हेयर। नेजल हेयर का काम है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल, prevent the entry of dust particle, whereas nasal epithelium it is lined by simple squamous epithelium. तो इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो नेजल कैविटी में नेजल हेयर हम लोगों का डस्ट पार्टिकल का जो एंट्री होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो नाक से फिर यहाँ पर हम लोगों का दो स्ट्रक्चर है, एक है फूड पाइप और एक है विंड पाइप। फूड पाइप और विंड पाइप को टोटली सेपरेट करता है दो स्ट्रक्चर जिसका नाम है एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस। एपिग्लोटिस और ग्लोटिस बोथ शोज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। जैसे सपोज मान लो तुम खाना खा रहे हो, उस टाइम ब्रीदिंग बहुत मिनिमम वे में होगा। क्यों? क्योंकि उसी दौरान फूड पाइप तुम्हारा ओपन है और विंड पाइप को थोड़ा क्लोज करके रखता है कौन? वो है एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस। सो एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस बोथ shows flip flop movement। ये दोनों फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है एंड दोनों ही मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये सब बनता है फाइब्रस टिश्यू से। तो फाइब्रस टिश्यू के चलते ये बहुत क्या होता है, हल्का होता है। तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विंड पाइप में क्या क्या चेंजेस आता है। तो विंड पाइप देखो यहाँ से जब जा रहा है तो यहाँ पर ऊपर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फेरिंग्स। तो नेक्स्ट देखेंगे फेरिंग्स। तो नेक्स्ट आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इट इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजिनियस रिंग। 9 यहाँ पर कार्टिलेजिनियस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कार्टिलेजिनियस रिंग का मेन फंडा है, 3 ठो इसका अटैचमेंट साइट है। एक नाक के साथ अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। एक माउथ के साथ अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और एक अटैच होता है नीचे की तरफ एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसका नाम है लैरिंग्स। इसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अटैचमेंट इज प्रेजेंट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एज वेल एज लैरिंगोफेरिंग्स। सो फेरिंग्स टोटली मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजिनियस रिंग। अब फेरिंग्स के बाद विंड पाइप में और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है जहाँ पर साउंड प्रिपेयर होता है, उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। तो नेक्स्ट देखेंगे अबाउट लैरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है लैरिंग्स, उसमें क्या क्या चीज है देखो। फर्स्ट लैरिंग्स इट इज मेड अप ऑफ 3 कार्टिलेजिनियस रिंग।
ये 3 ठो कार्टिलेजिनियस रिंग से बनता है, जहां पर हम लोगों का साउंड प्रोडक्शन होता है। इसलिए साउंड प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है वोकल कॉर्ड। ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वोकल कॉर्ड विच प्रोड्यूस आवर साउंड। तो वोकल कॉर्ड का काम है प्रोड्यूस द साउंड। अब वोकल कॉर्ड का 2 ठो अटैचमेंट होता है, एक सामने की तरफ जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर अटैचमेंट, और एक होता है पीछे की तरफ जिसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर अटैचमेंट। एंटीरियर अटैचमेंट वोकल कॉर्ड का होता है ओपन टाइप, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। सो फॉल्स वोकल कॉर्ड कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ साउंड, व्हेयरएज पीछे की तरफ जिसको रहते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर वोकल कॉर्ड, जो साउंड प्रोडक्शन में माहिर है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रू वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड का 2 ठो अटैचमेंट हो गया। अभी हम जानेंगे वोकल कॉर्ड के बाद यहाँ पर जो साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है वो कैसे मेंटेन होता है। वोकल कॉर्ड में ही एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है एडम्स एपेल। एडम्स एपेल का मेन रोल है, इट मेंटेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको मेंटेन करता है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला है कि मेल में ये एडम्स एपेल वेल डेवलप्ड होता है, जिसके वजह से मेल का होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, और फीमेल में लेस डेवलप्ड होता है, इसलिए फीमेल में होता है श्रिलनेस ऑफ वॉइस। अभी ये तो तुम लोगों को मालूम है, लेकिन यहाँ से एक क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है। वो क्लिनिकल क्वेश्चन क्या पूछता है कि सपोज मान लो कोई एक फीमेल बॉडी में एडम्स एपेल वेल डेवलप्ड है, जिसके वजह से साउंड का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, कौन सा ऐसा चीज है जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, वो चीज का नाम है एड्रीनालिन हार्मोन। तो एड्रीनालिन हार्मोन तो तुम लोगों को मालूम ही है। एड्रीनालिन ये रिलीज करता है एड्रीनल मेडुला से। एड्रीनल मेडुला से एड्रीनालिन हार्मोन अगर एक्सेस हो गया तो ये क्या करेगा, ये वेल डेवलप्ड वोकल कॉर्ड इन फीमेल, जिसके वजह से फीमेल का वॉइस भारी हो जाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखा जाता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं, इट इज ए क्लिनिकल क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल विरिलिज्म। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एड्रीनल विरिलिज्म एड्रीनलिन ओवर सिक्रेशन के दौरान होता है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक जो बोलता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो लंग्स के साथ जोड़ने से पहले ट्रैकिया का एक बाइफर्केशन देखा जाता है। ये बाइफर्केशन क्यों होता है, बिकॉज जब लंग्स के साथ विंड पाइप फुल फेज में अटैच होगा तो अटैच होने के चलते लंग्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए। अब स्पेस होने के दौरान साउंड एज वेल एज जो एयर होता है जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो इजीली पहुंच सके, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनता है। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इट इज फुल्ली लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सिलिया है, यू नो दैट सिलिया आर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो एक वेव की तरह मूव करता है। अब जब जो डस्ट पार्टिकल को हम लोगों का नेजल हेयर प्रिवेंट नहीं कर पाया, उसी डस्ट पार्टिकल कहां पर जाके रुक जाएगा, वो है ट्रैकिया में। सपोज वो डस्ट पार्टिकल तुम्हारा ट्रैकिया में रुक गया, तुरंत ट्रैकिया में एक नर्वस सेंसेशन होगा जिसके चलते द स्नीजिंग विल अपीयर। अब स्नीजिंग के दौरान वो डस्ट पार्टिकल तुम्हारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब ट्रैकिया जाके
अटैच होता है लंग्स के साथ, इट अटैच्ड विथ आवर लंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में। तो लंग्स एक ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसको हम ड्रॉ करते हैं। सपोज मान लो ये है लेफ्ट लंग एंड दिस इज योर राइट लंग। तो लेफ्ट लंग का डायग्राम कैसा होगा, दिस टाइप का, और राइट लंग का होगा दिस टाइप का। तो ऑटोमेटिकली पिक्चर देख के तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि लंग्स, लेफ्ट लंग होता है साइज में छोटा, क्यों? बिकॉज आवर हार्ट occupies maximum surface area to the left side, that's why the base of the lung become smaller in size respect to our right lung। अब देखो लेफ्ट लंग में यहाँ पर एक डिप्रेशन जैसा बना हुआ है जो हार्ट के चलते होता है। इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज कार्डियक नॉच। अब लंग्स के अंदर से पास करता है पाल्मोनरी आर्टरी एंड पाल्मोनरी वेन्स। पाल्मोनरी आर्टरी एज तो आर्टरी है लेकिन वो CO2 ब्लड करता है कैरी, और पाल्मोनरी वेन होने के बावजूद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब लंग्स के भीतर से जब पाल्मोनरी आर्टरी और पाल्मोनरी वेन पास करेगा तो उस टाइम एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं फिशर। तो उस डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फिशर। इसको हम गैप भी बोल सकते हैं। तो राइट लंग में दो फिशर रहता है, दिस इज वन फिशर एंड दिस इज वन फिशर, व्हेयरएज लेफ्ट लंग में एक ही फिशर रहता है, दिस टाइप का फिशर। तो राइट लंग में कितना फिशर हुआ बोलो? 2 फिशर एंड पार्ट कितना हुआ? 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। व्हेयरएज लेफ्ट लंग में देखो 2 फिशर है, लेफ्ट लंग में यहाँ पर एक फिशर है जो पार्ट कितना में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में एक फिशर होता है, 2 पार्ट होता है। राइट लंग में 2 फिशर होता है, 3 पार्ट होता है। और कार्डियक नॉच सिर्फ लेफ्ट लंग में ही देखा जाता है। अब हार्ट को सपोर्ट करने के लिए लेफ्ट लंग के बेस से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करता है जिसका नाम है, इस जगह पे होता है वो स्ट्रक्चर जिसका नाम है लिंगुला मसल। तो दिस इज नोन एज लिंगुला मसल। So lingula is a soft muscle that supports our heart, जो लेफ्ट लंग का बेस से ओरिजिनेट करता है। अब दोनों लंग्स को इंटेस्टिनल ऑर्गन से सेपरेट करने के लिए हम लोगों का बॉडी में एक स्ट्रक्चर बना है जो मॉडिफाई हो चुका है। उस स्ट्रक्चर का नाम है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम, अब हम डायग्राम बनाते हैं डायाफ्राम कैसे दिखने में होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कैसे हेल्प करता है। डायफ्राम, सपोज मान लो ये लेफ्ट लंग है, दिस इज द राइट लंग। अब दोनों लंग्स के बेस में ऐसे डायफ्राम रहता है। तो जब हम लोग सांस लेंगे, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, डायफ्राम का मूवमेंट होगा ऑलवेज नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जितना जाएगा उतना क्या होगा, लंग्स को गैप मिलेगा, उतना ही ऑक्सीजन तुम लोगों का लंग्स में, हम सभी का लंग्स में अंदर घुस सकता है। व्हेयरएज जब एक्सपीरेशन होगा, एक्सपीरेशन में क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा जिसके वजह से CO2 के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और CO2 ऑटोमेटिकली हम लोगों का बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। तो ये याद रखना, डायफ्राम इंस्पिरेशन के दौरान नीचे की तरफ झुकता है और एक्सपिरेशन के टाइम में ऊपर की तरफ जाता है। अब लंग्स के ऊपर, लंग्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। तो प्लूरा इज ए सॉफ्ट मेम्ब्रेनस covering of lungs। तो प्लूरा किस चीज से बनता है? इट इज ए स्मॉल सॉफ्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग
जिसका दो ठो पार्ट है, एक है विसेरल प्लूरा और एक है पैराइटल प्लूरा। विसेरा का मतलब है ऑर्गन, मतलब प्लूरा का जो लेयर लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं विसेरल प्लूरा, और प्लूरा का जो पार्ट विसेरल प्लूरा के ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। तो ये याद रखना, दो प्लूरा के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। तो दिस इज नोन एज प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में बहुत कारण की वजह से यहाँ पर फ्लूइड जम जाता है। अब फ्लूइड जमने के चलते ये ब्रीदिंग में सफोकेशन ला सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लूराइटिस। सो व्हाट इज प्लूराइटिस? प्लूराइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। प्लूरा का अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको हम बोलते हैं प्लूराइटिस। अब प्लूरा के बाद लंग्स के ऊपर और भी मेजर स्ट्रक्चर्स रहता है, सच एज रहता है रिब केज। रिब केज जो बनता है कोस्टल कार्टिलेज से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रिब केज इज मेड अप ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। सो रिब केज इट इज मेड अप ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। अब कोस्टल का मतलब है हल्का, लाइट वेट। लाइट वेट के चलते क्या सुविधा होगा हम लोगों को कि लंग्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब हम लोगों का जो स्किन होता है तो दैट स्किन एक मसल से कवर है। तो स्किन के भीतर जो मसल है वो मसल का टोटल नाम है एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल का बहुत सारा पार्ट है। इस जगह पे हम नाम देते हैं फेरिंजियल एंड लैरिंजियल मसल, जिसको हम अपर एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द मसल भी बोल सकते हैं। लेकिन जब लंग्स के ऊपर मसल का लेयर रहेगा तो उसको हम नाम देंगे, इट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। कोस्टल का नाम कहां से आया है? देखो, कोस्टल कार्टिलेज से नाम आया है, तो इट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। इट इज ए पार्ट ऑफ एब्डोमिनल मसल। ये एब्डोमिनल मसल का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, जब एब्डोमेन के नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल, बीच में बोलते हैं मिड एब्डोमिनल, और अपर का नाम क्या देते हैं? इंटरकोस्टल मसल। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लंग्स के अंदर, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन एफिनिटी। अब हीमोग्लोबिन नाम क्यों आया? क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर रहता है, जो मेन कलरिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होके हम लोगों का बॉडी में एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये दोनों चीज तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हीमोग्लोबिन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, whereas ग्लूकोज इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इट ब्रेक्स टू फॉर्म एनर्जी। तो बोलो, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज ही है हम लोगों का बॉडी में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी। वो क्या इंडिकेट करता है? देखो, हम लोगों का बॉडी में दो मेन गैसेस है, एक है ऑक्सीजन और एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है, जिसके वजह से हम लोगों का बॉडी में ब्रीदिंग चल रहा है। अगर किसी भी कारण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा बाइंड करना स्टार्ट कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सफोकेशन। तो कोई भी सफोकेशन जैसा चीज अगर बॉडी में होता है तो उसको क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो नेक्स्ट, अगर हम यहां पर लिखते हैं हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी,
हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी, तो ये ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा रिस्पेक्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके बनाता है HbO2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 के साथ मिलके बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी, कार्बामिनो। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बहुत गलती होता है, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर बाइंड करेगा तो उसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ किसी भी जगह पे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुआ, वहां पर अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर दे तो रेशियो कैसा आएगा? पहला आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, देन आएगा CO2, देन आएगा ऑक्सीजन। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पर्सन सफोकेशन होके मर जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस गैस है, ये अगर बच्चे में इफेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, इट इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम। व्हेयरएज अगर एडल्ट में इफेक्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं सायानोसिस। तो कोई भी पर्सन या कोई भी पेशेंट ब्लू बेबी सिंड्रोम या साइनोसिस से सफर कर रहा है, कैसे तुम्हें मालूम चलेगा? उसका टिप ऑफ द नोज दिखना है, ईयर लोब दिखना है और टिप ऑफ द फिंगर्स दिखना है। अगर ये तीनों जगह, या तुम स्क्लेरा भी मान सकते हो, स्क्लेरा मतलब द व्हाइट पोर्शन ऑफ आवर आई, तो वो इस चारों जगह पे अगर ब्लूइश कलर का अपीयरेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर बच्चे में हो, अगर एडल्ट में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सायानोसिस। तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी तो हम देख लिए। यहां पर अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले सपोज मान लेते हैं कि हम लोगों का बॉडी में 100% इंस्पिरेशन हो रहा है। सपोज मान लो हम लोगों का बॉडी में 100% इंस्पिरेशन हो रहा है। इसको हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है 3% और एक है 97%। 3% हम लोगों का जो ब्लड में एक नॉन कलरिंग सब्सटेंस रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, वो क्या करता है? 3% को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो बचा हुआ 97%, द मेजर वन, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहां से दो ट्रिकी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। सेकेंड वन क्या आता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। दिस टू आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकेंड वन यहां से एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज मान लो एक क्वेश्चन बोला है, ए पर्सन विथ 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन लेवल, तो उसका ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कितना होगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन अमाउंट बोल दिया है तो क्या करेंगे? बोलो 15 इंटू, हम लोग को ऑलरेडी मालूम है 1.34 ml इंटू 1.34 ml काउंट कर देंगे तो नियर अबाउट 20.1 जैसा कुछ वैल्यू आएगा। ये होगा ml में। तो यूनिट कोई मैटर नहीं करता, तुम्हें सिर्फ वैल्यू से याद रखना है, और 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ये तुम्हें याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो चलो डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन जैसा है, सेम है। ये वैल्यू जो मैंने लिखा है NCERT से लिखा है, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज मान लो हम लोगों का बॉडी में 100% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो मान लो 100% CO2 एक्सपीरेशन हो रहा है।
तो इसको हम तीनों फेज में डिवाइड करेंगे 100% CO2 को। कैसे? फर्स्ट 7% जो ब्लड प्लाज्मा खा लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, 23% जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके HbCO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जो मेजर वन 70% ये जाके पानी के साथ बाइंड होगा, पानी के साथ बाइंड होके बनाएगा H2CO3, ये फर्दर डिसोसिएट होके बनाएगा H+ एंड HCO3- आयोन। इस रिएक्शन को तुरंत करने के लिए हम लोगों का बॉडी में हेल्प करता है एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये सबसे फास्ट एक्ट करने वाला एक एंजाइम है, इसलिए इसको बोला जाता है फास्टेस्ट एंजाइम। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मार्च कर दिया। इट इज कॉल्ड फास्टेस्ट एंजाइम, जो तुरंत पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद तुरंत उसको तोड़ के H+ और HCO3- आयन में डिवाइड कर देगा। तो दैट्स ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो यहां से ट्रिक क्या याद रखना है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और तुम मान सकते हो 1 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट 1.2 ml CO2। तो 1 ग्राम पर डेसीमीटर या 1 ml हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 1.2 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सेम टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है जो ऑक्सीजन में मैंने करवाया, पर्सन का हीमोग्लोबिन लेवल बता देगा, हीमोग्लोबिन लेवल बोलने के बाद तुम्हें पूछेगा कि CO2 ट्रांसपोर्ट कितना होता है, तो 1 जो वैल्यू दिया होगा हीमोग्लोबिन का उसके साथ इंटू 1.2 ml कर देना, वैल्यू तुम्हारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक मेजर चीज जिसको हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बोर इफेक्ट में ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड इफेक्ट से ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं अबाउट ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यही नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसका और एक नाम है बोर इफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं बोर्स इफेक्ट। तो ग्राफ क्या बोला है, देखो डिसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब है जुड़ना, और डिसोसिएशन मतलब दूर भाग रहा है। तो एक अगर हम ग्राफ बनाते हैं यहां पर, सपोज मान लो 2 एक्सिस बना रहा हूं, दिस एंड दिस। इस एक्सिस में मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है, और यहां पर मैंने लिखा PO2। अब ये PO2 चीज होता क्या है, PO2 को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या इंडिकेट करता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, हम लोगों का अर्थ जो टोटल प्रेशर देता है उसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर, और हम लोगों का लंग्स कैपेबल है 1% से भी कम प्रेशर अर्थ से लेने में, इसलिए इसको हम नाम देते हैं पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 मिली मरकरी mmHg, whereas CO2 का पार्शियल प्रेशर है ओनली 40 mmHg। ये दो वैल्यू तुम्हें याद रखना है, एनसीईआरटी से है। तो अभी हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करें। तो PO2 इंडिकेट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। तो देखो एक पर्सन मान लो एक चुपचाप एक जगह पे बैठा हुआ है, कोई भी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसका ब्रीदिंग रेट हो रहा है मिनिमम ऐसे। सपोज मान लो अगर तुरंत बॉडी एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया तो उसका ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या होगा, एक जगह पे आके स्टेबल हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे दिखने में आया, ये ग्राफ आया, दिस इज अ सिग्मोइड और एस शेप्ड ग्राफ। तो ये है एक नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग। जीरो से स्टार्ट मैंने क्यों नहीं किया, बिकॉज जीरो मतलब डेथ, तो डेथ तो नहीं हो सकता, जीरो से ऊपर हो सकता है जिसका ब्रीदिंग रेट मिनिमम चल रहा है, इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया है ब्रीदिंग। तो सपोज मान लो कि अगर ये ग्राफ राइट में शिफ्ट करता है तो क्या होगा,
राइट मतलब हीमोग्लोबिन से जितना दूर जाएगा मतलब उसको हम बोलेंगे दूर, मतलब डिसोसिएशन, डी फॉर दूर, डी फॉर डिसोसिएशन। और जितना लेफ्ट में शिफ्ट करेगा उतना हीमोग्लोबिन के पास जा रहा है मतलब एसोसिएशन। तो अगर एसोसिएशन होगा तो तुम्हारा बॉडी में PCO2 लेवल कम होता जाएगा और PO2 लेवल बढ़ता जाएगा। व्हेयरएज अगर डिसोसिएशन होगा तो PO2 लेवल घटता जाएगा और PCO2 लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस जगह को हम लिख सकते हैं डिसोसिएशन मतलब डी, इसको हम लिख सकते हैं एसोसिएशन मतलब ए। तो ये चीज याद रखना है, अगर राइट में शिफ्ट करे तो हीमोग्लोबिन से दूर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन, और हीमोग्लोबिन के पास अगर जा रहा है तो ग्राफ नॉर्मल से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। अब हम पढ़ेंगे सम सेवरल फैक्टर्स व्हिच में इफेक्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। देखो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को कंट्रोल करने में बहुत सारा फैक्टर्स होता है। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी के दिनों में क्या होता है हम लोगों का ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रीदिंग रेट में भी सफोकेशन एज वगैरह हो सकता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना डिसोसिएशन लेवल बढ़ता जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे सम फैक्टर्स। फैक्टर्स में पहले लिख सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन डिसोसिएशन। सेकेंड फैक्टर लिख सकते हैं क्या, सेकेंड फैक्टर लिख सकते हैं कि सपोज मान लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। थर्ड क्या है, कोई भी pH, ये चीज याद रखना है कि pH स्केल डज नॉट इफेक्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये बहुत लोगों का गलती होता है, pH कभी भी ब्रीदिंग रेट को हैम्पर नहीं करता। सपोज मान लो तुम एसिडिफाइड कोई भी सब्सटेंस खा रहे हो तो ब्रीदिंग रेट को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। और फोर्थ वन आता है, कोई भी मान लो फ्रूट वगैरह खा रहे हो तो सभी फ्रूट में क्या रहता है, एसिड रहता है, तो फ्रूट कभी भी ब्रीदिंग रेट को चेंज नहीं कर पाएगा। फिफ्थ वन आता है DGA, जिसका पूरा नाम है डाइग्लिसरिक एसिड। डाइग्लिसरिक एसिड एक टॉक्सिक पॉइजन है जो क्या करेगा, डिसोसिएशन लेवल को बढ़ा देगा। तो इट इज ए टॉक्सिक पॉइजन। तो दैट आर द सेवरल फैक्टर्स दैट इफेक्ट आवर रेट ऑफ ब्रीदिंग। बोर्ड इफेक्ट के बाद डिस्कस करेंगे अबाउट हेल्डेन इफेक्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट बोर्ड इफेक्ट का पूरा उल्टा चीज होता है। हेल्डेन इफेक्ट ने बोला है, हमने क्या देखा बोर्ड इफेक्ट में कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसमें पढ़ेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन। ग्राफ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। सो हेल्डेन इफेक्ट, सपोज मान लो दिस इज आवर बॉडी आरबीसी, दिस इज द आरबीसी सेल। सो ये आरबीसी सेल भरा हुआ है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आरबीसी के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन। सो आरबीसी के बाहर में अगर मान लो ऑक्सीजन बैठा हुआ है तो क्या होगा कि मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो सभी ऑक्सीजन क्या होगा, तुरंत हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए भागेगा। तो ये जो भाग रहा है तो इसके वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली CO2 बाहर निकल जाएगा आरबीसी से। तो ऑक्सीजन जब एंटर कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, और CO2 जो बाहर निकल रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। तो
दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हेल्डेन क्या बोलता है कि हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी विद द ऑक्सीजन। इसके बाद आते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट का और एक नाम है हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। तो साइंटिस्ट हैम्बर्गर ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको बुलाता है हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। तो देखते हैं चलो हैम्बर्गर्स फेनोमेनन चीज होता क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ तुम्हें कुछ बेसिक चीज यहाँ पर याद रखना है। तो सपोज मान लो दिस इज योर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो CO2 से भरा हुआ है। तो हम लोगों का बॉडी में CO2 ब्लड कैरी करता है कौन? वेन। दिस इज योर बॉडी RBC सेल एंड दिस इज योर बॉडी सेल, अदर बॉडी सेल्स। सो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि CO2 जब वेन के थ्रू RBC के अंदर घुसा तो ये हीमोग्लोबिन के साथ पहले बाइंड करेगा, बाइंड करके क्या बनाया? HbCO2, और ब्लड के साथ मिक्स करके क्या बैठा है? वो है पानी। तो पानी के साथ बचा हुआ CO2 बाइंड करके क्या बनाएगा? कुछ देर पहले पढ़ा H2CO3, वो टूट के क्या बनाएगा? H+ और HCO3 माइनस। अब H+ और HCO3 दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, तो दोनों ही आयन क्या करेगा? RBC से बाहर भागने की कोशिश करेगा। अब H+ यहां पर ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि RBC इज impermeable to H+ but permeable to other ion। RBC सेल H+ को कभी भी मूव करने की जगह नहीं देगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है। तो जिसके वजह से क्या होगा? HCO3- सेल से बाहर में, RBC सेल से बाहर चला जा रहा है। तो एक सेल में इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है? जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? HCO3- सब निकल जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर एक जो दिक्कत आएगा, सपोज मान लो एक गेट है, इस गेट से सभी HCO3- बाहर निकल गया, तो बाहर से हम लोग का बॉडी सेल में रहता है NaCl जो डिसोसिएट होकर क्या बनाता है? Na+ एंड Cl-। अब यहां पर बॉडी सेल को क्या चाहिए? Cl- चाहिए, इसलिए बॉडी सेल क्या करेगा? Cl- को किसको देगा? Cl- को देगा RBC को। अब H+ के साथ जो RBC में बचा हुआ है, H+ अगर Cl- के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? HCl जो हाईली एसिड है, जो RBC को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके वजह से H+ क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके एक अपना एक घर बना लेगा। इस अपना घर का नाम है बफर। तो इट इज अ बफर सिस्टम, जिसके वजह से Cl- अकेला हो गया, और Cl- सेल से जब RBC में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं? इस शिफ्टिंग को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। तो इसका और एक नाम है हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। तो इसको हम बोल सकते हैं हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम एक डायग्राम देखते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम, जो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये डायग्राम तुम्हें याद रखना है।
सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ डायग्राम विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी से यह डायग्राम एल्वियोलाई का डायग्राम हम बनाएंगे। हम लोग का बॉडी में एक एल्वियोलाई में 300 मिलियन बेलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब एक एक लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई रहता है। तो जो डायग्राम है, तो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देख के तुम लोग को याद आ ही रहा होगा कि मैं कौन सा डायग्राम बना रहा हूं। So this is the diagram, this is the alveoli. तो एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और यहाँ से CO2 निकलेगा। सो दिस इज द एल्वियोलाई, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो और नीचे वाला पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड द आरबीसी। ये आरबीसी सेल है और इस आरबीसी सेल में एक जो मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे वाला है आरबीसी सेल और ऊपर में है एल्वियोलाई जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो alveoli is a balloon like structure and our each lung have 300 million of alveoli. So ये डायग्राम नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रखना है। XYZ मार्किंग कर देगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट some various type of breathing conditions and related with diseases. तो मैंने पहले ही बताया, इस चैप्टर जब हम लोग का चल रहा है, तो जो कोई भी सपोज मान लो सफोकेशन जैसा कंडीशन हो रहा है तुम्हारा बॉडी में, ब्रीदिंग conditions, वेरियस टाइप ऑफ ब्रीदिंग कंडीशंस। तो पहला कंडीशन जो आता है उसका नाम है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू योर लंग। अगर लंग्स में सप्लाई कम होगा ऑक्सीजन का तो क्या होगा? सफोकेशन आएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। सेकेंड आता है एस्फाइसिया। तो एस्फाइसिया क्या होता है? ड्यू टू हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन। हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के चलते हम लोग का इस जगह पे एक स्मॉल मॉडिफाइड बोन रहता है जिसका नाम है हायोइड बोन। ये हायोइड बोन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के चलते क्या हो जाएगा? ये विंड पाइप को तुरंत ब्लॉक कर देगा। अब विंड पाइप अगर ब्लॉक हो गया तो तुरंत तुम्हारा बॉडी में प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया स्टार्ट हुआ, जिसके वजह से पर्सन सफोकेशन होके कुछ देर बाद मर जाता है। तो यहां पर एक एमसीक्यू के लिए चीज है क्या? वो है कि कौन सा बोन ब्रेक होता है? दिस इज द हायोइड बोन। और किस कंडीशन के दौरान होता है? हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन और प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया में पर्सन सफर करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद थर्ड, वो है एपनिया। एपनिया मतलब नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। एक पर्सन रेस्ट सिचुएशन में है तो उसका बॉडी में जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं एपनिया।
तो एपनिया का ही उल्टा है यूपनिया। तो यूपनिया में क्या होता है, जस्ट बिफोर द डेथ जो लास्ट ब्रीदिंग होता है कोई भी पर्सन का बॉडी में, उस लास्ट ब्रीदिंग को बोलते हैं हम यूपनिया। देखना कोई भी पर्सन अगर सपोज जिसका डेथ हो गया तो उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ रहता है, क्यों रहता है, तो उसका लंग्स तभी भी काम कर रहा है। तो लंग्स क्या खोजता है कि मुझे ऑक्सीजन मिले, तो उस टाइम में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पर्सन का डेथ हो रहा है, तो जो मिनिमम एक ब्रीदिंग कंडीशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं यूपनिया। तो नेक्स्ट है यूपनिया, लास्ट ब्रीदिंग जस्ट बिफोर डेथ। डेथ होने से पहले जो लास्ट ब्रीदिंग होता है उसको हम बोलते हैं यूपनिया। और एक है पॉलिपनिया। पॉलिपनिया क्या है, रैपिड सैलो ब्रीदिंग, जो फास्टर ब्रीदिंग होता है, और फास्टर ब्रीदिंग को हम बोल सकते हैं क्या, पॉलिपनिया। इसके बाद हम वेरियस टाइप ऑफ ब्रीदिंग कंडीशन पढ़ लिए। एक डिजीज आता है जिस डिजीज का नाम है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा बहुत डेडली डिजीज है। इस डिजीज में क्या होगा कि ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग क्या होता है, जो टोबैको होता है, टोबैको में रहता है निकोटीन प्रोटीन। टोबैको बर्न्स टोबैको बर्न टू फॉर्म निकोटीन प्रोटीन लेयर। निकोटीन प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर क्या करेगा, जो एल्वियोलर सरफेस है, एल्वियोलर सरफेस को नैरो कर देगा। अब एल्वियोलर सरफेस अगर नैरो हुआ तो पर्सन को हाइपोक्सिया होगा तुरंत। अब हाइपोक्सिया के चलते सफोकेशन होकर डेथ भी हो सकता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए एक ड्रग मिलता है, उसका नाम है, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है निकोटेक्स। निकोटेक्स ड्रग, निकोटेक्स में क्या रहता है, निकोटेक्स में रहता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो देखो यहां पर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जिसका पीएच है 8, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो एज बिकॉज इस जगह पे निकोटीन प्रोटीन का लेयर बन रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या दिया जाता है, एंटीट्रिप्सिन, जो निकोटेक्स ड्रग में मिलता है, निकोटीन प्रोटीन लेयर को खत्म करता है। तो ये ड्रग एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस, जिस डिजीज में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज में पहला जो आता है सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, तो इसके अंदर पड़ता है 4 सिचुएशन। पहला आता है एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टस डस्ट पार्टिकल के दौरान होता है। सेकेंड होता है सिलिकोसिस, जो सिलिकॉन डस्ट पार्टिकल के दौरान होता है। थर्ड होता है कोलियोसिस, जो कोल डस्ट पार्टिकल के दौरान होता है। इसका और एक नाम है ब्लैक लंग डिजीज। और फोर्थ वन है बायंसियोसिस।
बायन्सियोसिस होता है पोलन ग्रेन एंटर करने के दौरान। तो इन चारों का एक कॉमन फीचर क्या है? दे ऑल आर नोन एज COPD, that means chronic obstructive pulmonary disease। तो इन चारों को छोड़ के कोई भी डिजीज को हम COPD नहीं बोल सकते। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो COPD मतलब क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म रहने वाला, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, लंग्स से जुड़ा हुआ डिजीज, इसके बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज। इसके वजह से वर्कर्स शुड ऑलवेज यूज प्रोटेक्टिव मास्क, जो इन सभी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज से बचा सकता है। तो इसके बाद और एक सिचुएशन हम देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जो देखेंगे वो है माउंटेन सिकनेस। तो माउंटेन सिकनेस चीज होता क्या है? पहाड़ में चढ़ने के दौरान हम लोगों का बॉडी में PO2 लेवल घटता है और PCO2 लेवल बढ़ जाता है। अब जब PO2 लेवल हम लोगों का बॉडी में घट जाता है तो बॉडी का जो RBC है वो क्या करेगा? वो कॉन्फ्यूज हो गया कि मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होता क्यों जा रहा है? तो वो तुरंत एक्सेस RBC प्रोडक्शन होना स्टार्ट कर देगा। तो एक्सेस RBC अगर प्रोडक्शन होता है तो हम लोगों का सेल का एक पार्टिकुलर RBC कैरिंग कैपेसिटी होता है, उससे ज्यादा अगर हो गया RBC प्रोडक्शन तो इसके जो साइड इफेक्ट होता है SE मतलब साइड इफेक्ट, जो क्या होगा? डिजीनेस आएगा। डिजीनेस छोड़ के और क्या होगा? लो BP ब्लड प्रेशर फॉल होगा और वॉमिटिंग टेंडेंसी आएगा। तो वॉमिटिंग टेंडेंसी कैसे आएगा? बाय एक्टिवेटिंग द मेडुला ऑफ लॉन्गाटा। मेडुला ऑफ लॉन्गाटा ऑफ हिंड ब्रेन, हम लोगों का हिंड ब्रेन में मेडुला ऑफ लॉन्गाटा रहता है जो एक्टिवेट हो जाता है इस टाइम के दौरान। अब मेडुला ऑफ लॉन्गाटा को हम लोग और एक नाम भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉमिटिंग सेंटर, जो इंपॉर्टेंट MCQ है जो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। सो हेयर ये तीन तो है कॉमन सिम्टम्स। RBC प्रोडक्शन एक्सेस हो जाने को प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इट इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। तो एक्सेस RBC प्रोडक्शन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन अगर ये MCQ में पूछ सकता है कि RBC प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो दैट आर द फॉलोइंग डिजीज फ्रॉम दिस चैप्टर। और लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वेरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो हर साल यहां से एक क्वेश्चन पूछता है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मेजर किया जाता है, क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन का लंग्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज होता है। एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर इज ए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मेजर करता है हम लोग स्पाइरोमीटर से। सो ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो देखो पहला जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आता है, एक पर्सन नॉर्मल चुपचाप बैठा हुआ है तो उसका जो मिनिमम ब्रीदिंग रेट चलता है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और इन शॉर्ट TB भी इसको बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा? 500 ml। इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। तो नॉर्मल कोई भी पर्सन चुपचाप बैठा हुआ है, इसका जो नॉर्मल ऑक्सीजन इनटेक CO2 रिलीज होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम और TB। सपोज मान लो उसका ब्रीदिंग रेट तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन ले सकता है, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड IRV। तो ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग
मैक्सिमम O2 इनटेक, इसको हम बोलते हैं IRV, जिसका वैल्यू याद रखना है 3000 ml और TB का 500 ml। तो जितना जोर से वो इंस्पिरेशन करेगा उतना जोर से वो क्या करेगा, CO2 भी रिलीज करेगा। तो उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन शॉर्ट ERV। तो इसका ही उल्टा होगा, डीप ब्रीदिंग में मैक्सिमम CO2 रिलीज ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग, इसका वैल्यू होगा 1100 ml। तुम्हें ये वैल्यू वगैरह याद रखना ही है, मस्ट। तो नेक्स्ट आता है कि देखो 3000 ml ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं, लेकिन CO2 कितना छोड़ रहे हैं, जस्ट 1100 ml। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बैलेंस है वो लेकिन मेंटेन नहीं हो रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो बचा हुआ CO2 है वो लंग्स में रह रहा है, वो बचा हुआ CO2 को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम और RV। तो नेक्स्ट आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेसिडुअल वॉल्यूम। So RV or residual volume after deep breathing, amount of CO2 remain in lungs। तो इसका वैल्यू है 1200 ml। तो नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी और VC। तो वाइटल कैपेसिटी हम किसको बोलते हैं, VC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV। तीनों का अगर काउंट कर दो तो देखो कितना आएगा, ये इसका वैल्यू है 500, इसका है 3000 और इसका कितना है, इसका है 1100। तो कितना वैल्यू आया, 4600 ml। तो ये इक्वेशन तुम्हें मस्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं TLC। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, इन शॉर्ट TLC। तो फॉर्मूला है TLC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। तो वैल्यू कितना आया, 4600 प्लस 1200, टोटल 5800 ml। दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। सो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं द लास्ट वन, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और IC एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और EC। सो
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC इज इक्वल टू TV प्लस ERV। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3500 ml और इसका वैल्यू आएगा 1600 ml। तो ये इक्वेशन वगैरह तुम्हें याद रखना है। और लास्ट वन इज FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसका इक्वेशन है ERV प्लस RV। तो वैल्यू कितना आएगा 1100 प्लस 1200 ml 2300 ml। तो दिस आर द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो काइंडली याद रखना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। तो थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।